नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अपने चारों ओर की दुनिया की, यानी हमारे पर्यावरण की। ये एक ऐसा ताना बाना है ना, जिसमें हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी हर छोटी बड़ी हरकत इस पर असर डालती है। तो एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जब हम अपने घर का कचरा बाहर फेंकते हैं तो उसका आखिर होता क्या है? ये रोज का एक छोटा सा काम लग सकता है, पर इसके जो नतीजे हैं वो काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम जिस कचरे की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या। क्योंकि देखिए, हर कचरा एक जैसा नहीं होता। तो आइए कचरे की इस दुनिया में जरा झांक कर देखते हैं। मोटे तौर पर हम कचरे को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऐसी चीजें जो प्राकृतिक रूप से गल जाती हैं, जैसे सब्जियों के छिलके या बचा हुआ खाना। छोटे छोटे जीव इन्हें खाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक और कांच। ये चीजें सैकड़ों साल तक वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं, बिना गले सड़े। तो सवाल ये उठता है कि कचरे के इन अलग अलग टाइप से आखिर फर्क क्या पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ये सीधे सीधे प्रकृति के उस नाजुक संतुलन पर असर डालता है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, तो ये इकोसिस्टम क्या भला है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सभी जिंदा चीजें जैसे पेड़ पौधे, जानवर और बेजान चीजें जैसे पानी, हवा, मिट्टी, ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। और इस टीम में कौन कौन है? एक तरफ है जैविक, यानी लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे हम सब, पेड़ पौधे, जानवर। और दूसरी तरफ है अजैविक, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी। मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकते। अब इस टीम के जो जिंदा खिलाड़ी हैं, उनके भी अपने अपने रोल हैं। पहले हैं उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर्स, जैसे हरे पौधे जो धूप से अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर्स, जो खाने के लिए इन पौधों पर निर्भर करते हैं। और आखिर में है अपघटक, यानी डीकंपोजर्स, जैसे बैक्टीरिया और फंगस। ये मरे हुए जीवों को गलाकर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये तो प्रकृति के असली सफाई कर्मचारी हैं। तो इन सब के बीच एनर्जी, यानी ऊर्जा कैसे बहती है, ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसे हम जीवन का जाल भी कह सकते हैं। इसे समझने का सबसे सीधा तरीका है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। ये बेसिकली ऊर्जा के बहने का एक सीधा रास्ता है, जहां एक जीव दूसरे का खाना बनता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। घास सूरज से एनर्जी लेकर उगती है, हिरन उस घास को खाता है, तो एनर्जी घास से हिरन में चली जाती है। और फिर शेर उस हिरन को खाता है, तो एनर्जी हिरन से शेर तक पहुंच जाती है, एकदम सीधी लाइन की तरह। पर यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जो हमें समझनी है, और वो है ये नंबर, सिर्फ 10%। इसका मतलब ये है कि एक लेवल से अगले लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाती है। तो फिर बाकी 90% ऊर्जा गई कहाँ? वो उस जीव की अपनी डेली एक्टिविटीज़ में खर्च हो जाती है, जैसे खाना पचाने में या फिर गर्मी बनकर उड़ जाती है। और पता है, इसी वजह से फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती, क्योंकि हर स्टेप पर ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि टॉप पर बैठे जीव के लिए कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन असल में प्रकृति इतनी सिंपल नहीं है। वो एक सीधी साधी चेन की तरह नहीं, बल्कि एक उलझे हुए जाल, एक फूड वेब की तरह काम करती है। मतलब शेर सिर्फ हिरण नहीं खाता, वो और भी जानवर खाता होगा। और हिरण भी सिर्फ एक ही तरह की घास नहीं खाता। जब ऐसी कई फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो बनता है एक फूड वेब। एनर्जी का फ्लो तो हमने समझ लिया, पर क्या हो अगर इस फ्लो में ऊर्जा के साथ साथ जहर भी बहने लगे? अब हम बात करेंगे एक ज्यादा चिंताजनक पहलू की, हमारे खाने में छिपे अदृश्य खतरों की। देखिए होता क्या है, खेतों में फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए जो कीटनाशक या केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, वो बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और तालाबों में पहुंच जाते हैं। और बस यहीं से वो चुपके से हमारी फूड चेन में एंट्री ले लेते हैं। इस पूरी प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है बायोमैग्निफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि ये खतरनाक केमिकल्स जो नेचुरल तरीके से खत्म नहीं होते, फूड चेन में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनकी मात्रा कई गुना बढ़ती चली जाती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पानी में इन केमिकल्स की मात्रा बहुत कम है, लेकिन पानी में उगने वाले पौधे उस पानी को सोखते हैं। फिर एक छोटी मछली ढेर सारे पौधे खाती है, तो उसके अंदर इन केमिकल्स की मात्रा और बढ़ जाती है।
और फिर जब हम इंसान ऐसी कई मछलियों को खाते हैं तो हमारे शरीर में इन जहरीले केमिकल्स का जमावड़ा सबसे ज्यादा हो जाता है। हमारे खाने में मौजूद इन खतरों के अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा है जो हम सबको अफेक्ट करता है, और वो है हमारी ओजोन लेयर यानी ओजोन परत को पहुंचने वाला नुकसान। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक कजिन है। ये जमीन के पास हो तो जहरीली गैस है, लेकिन यही गैस जब वायुमंडल में बहुत ऊपर होती है तो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ये हमें सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जिनसे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ दशकों पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs नाम के केमिकल्स की वजह से इस सुरक्षा कवच में छेद होने लगा था। ये केमिकल्स पुराने फ्रिज और AC में इस्तेमाल होते थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर के देशों ने मिलकर इस प्रॉब्लम को समझा और 1987 में एक समझौता किया, जिसके तहत CFCs के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। ये पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत थी। समस्याओं की बात तो बहुत हो गई, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम और आप इस समाधान का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, छोटे छोटे कदम मिलकर ही एक बड़ा बदलाव लाते हैं। इसका सबसे फेमस फॉर्मूला है 3R का नियम। पहला R है रिड्यूस, यानी अपनी ज़रूरतें कम करें, कम चीज़ें खरीदें। दूसरा R है रीयूज़, यानी चीज़ों को एक बार इस्तेमाल करके फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल करें। और तीसरा R है रीसाइकिल, यानी प्लास्टिक, कागज़, कांच जैसी चीज़ों को सही तरीके से रीसाइक्लिंग के लिए दें। इसके अलावा भी कुछ बहुत ही आसान आदतें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, जैसे गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखना, घर के गीले कचरे से खाद बनाना, और सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि डिस्पोजेबल कप, प्लेट्स, इनको तो अपनी जिंदगी से ना ही कह देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, कचरे को इधर उधर फेंकने के बजाय हमेशा सही जगह पर ही डालें। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते कचरे की इस बढ़ती हुई समस्या को सुलझाने के लिए हम अपनी डे टू डे लाइफ में और कौन से कदम उठा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये धरती हमारा घर है और इसकी देखभाल करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है।